चलिए पहले आधारभूत ढांचा पढ़ा दें, बेसिक स्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचा इसका अर्थ, फिर इसका विकास, फिर इसका विश्लेषण, इसका महत्व, इसकी समस्या, फिर इसका प्रश्न कर लिया जाएगा। अब हम लोग क्या कभी कभी जो है इसका विकास भी पूछ देता है कि जो मूलभूत ढांचा है उस मूलभूत ढांचे सिद्धांत के किस प्रकार से भारत में विकास हुआ है। तो कहीं विकास पूछेगा तो विकास वाला पहलू लिख दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे यहां मूल संविधान में नहीं था। ये जो इसी को मूल ढांचा भी कहते हैं। आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा एक ही बात है, बेसिक स्ट्रक्चर, बीएस। ये जो बीएस था वो हमारे यहां जो है मूल संविधान में नहीं था। केशवानंद भारती जो मुकदमा आया 1973 में, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इसका मतलब कि मूल ढांचा जो सिद्धांत है वो न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मूल ढांचे का सामान्य अर्थ क्या होता है। संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन कुछ प्रावधान संविधान में ऐसे हैं जिसके आधार पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुचारुपूर्वक चलती है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों के समुच्चय को मूल ढांचा कहा जाता है सामान्य रूप से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूल ढांचे को तथ्य रूप में नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को जो है विचार के रूप में दिया, संकल्पना के रूप में दिया, और यह कहा कि मूल ढांचा जो है समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। मूल ढांचा जो है परिस्थिति जन्य है। मूल ढांचा कोई पंखा घड़ी नहीं है। मूल ढांचा विचार के रूप में है, जैसे व्यक्ति का विचार बदलता रहता है। भाई सदा सत्य बोलना सही है कि गलत? गलत। सदा सत्य बोलना जो है अपने आप में गलत है, क्योंकि सदा सत्य बोलना जो है सदा सत्य हो ही नहीं सकता है। कभी झूठ बोलना सत्य से ज्यादा उपयुक्त होता है, तो सदा सत्य बोलना कैसे सदा सत्य होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी मान लीजिए पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है, कभी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई हमारी संसदीय व्यवस्था मूल ढांचा है, कभी मूल अधिकार मूल ढांचा है, कभी न्यायिक पुनरावलोकन मूल ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट समय और परिस्थिति के अनुसार इसको परिभाषित करते रहेगा। तो मूल ढांचा कोई तथ्यात्मक नहीं बल्कि संकल्पना के रूप में है। बोले अर्थ लिखिए। बीएस का सिद्धांत 60 में लिखिए, या मूल ढांचा। मूल ढांचे का सिद्धांत मूल संविधान में, मूल ढांचे का सिद्धांत मूल संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था, बल्कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ है। न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ है। इस वाद में 24वें, 25वें, 29वें
24वें, 25वें, 29वें संशोधन को चुनौती दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस को, बीएस यही 60 में बीएस जो लिख दिया हूं ब्रैकेट में, क्यों उतना बड़ा बड़ा लिखे, सुप्रीम कोर्ट ने बीएस को संकल्पना आबलिक विचार के रूप में दिया। संकल्पना आबलिक विचार के रूप में दिया। यहां पर एक अंतर भी कर लीजिएगा, बीएस और जुडिशियल रिव्यू, चूंकि आप लोगों का जुडिशियल रिव्यू है सिलेबस में, तो दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, तो अंतर भी लिखवा दूंगा। संकल्पना आबलिक विचार के रूप में दिया। संकल्पना आबलिक विचार के रूप में दिया, जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। लेकिन सामान्य अर्थ में बीएस का तात्पर्य, लेकिन सामान्य अर्थ में बीएस का तात्पर्य ऐसे प्रमुख प्रावधानों के समुच्चय से है, ऐसे प्रमुख प्रावधानों के समुच्चय से है, ऐसे प्रमुख प्रावधानों के समुच्चय से है, जिसके आधार पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, जिसके आधार पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुचारुपूर्वक चलती है। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुचारुपूर्वक चलती है। ठीक है, मतलब कोई पूछे कि भाई बीएस क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, उसमें से जो है जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण बातों के समुच्चय को, उन्हीं महत्वपूर्ण बातों के समुच्चय को मूल ढांचा कहा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया कि ये मूल ढांचा पंखा है कि घड़ी है कि कैमरा है। मूल ढांचा विचार है, जिससे स्वतंत्रता, समानता, न्याय विचार है। हम लोग नहीं कह सकते कि भाई स्वतंत्रता कहां है। स्वतंत्रता दिखाई थोड़ी नहीं देगा, न्याय दिखाई थोड़ी नहीं देगा। उसी तरह से मूल ढांचा भी जो है समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। ठीक है, अब इसका विकास क्रम कैसे हुआ भारत में, थोड़ा सुनिए तो लिखवाता हूं। अब जानते हैं कि जो केशवानंद भारती मुकदमा आया, केशवानंद भारती जो वाद आया 1973 में, पहले समझिए, अभी लिखवा दूंगा। तो केशवानंद भारती जो वाद था, इसमें 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। जब कोई संवैधानिक मसला आता है तो उसमें संवैधानिक पीठ बनाया जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है, संवैधानिक पीठ बनाया जाता है, उसमें न्यूनतम 5 जज होते हैं, और हमेशा संख्या जो है आड में रखा जाता है, 5, 7, 9, 11, 13, 15। आप जानते हैं इसमें 13 जज थे, और अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। तो इसमें 13 जजों को रखा गया। तो आप जानते हैं कि जो 13 जजों को रखा गया, इसमें 6 जजों ने कुछ और कहा, 7 जजों ने कुछ और कहा। 6 जजों का मानना था कि हम लोग मूल ढांचे में तथ्य रूप से बता सकते हैं कि क्या क्या आएगा। तो 7 जजों ने कहा भाई बताइए क्या क्या आएगा। तीनों ने कहा कि प्रस्तावना आएगा, मूल अधिकार आएगा, संसदीय व्यवस्था आएगा,
कहीं न कहीं एकता अखंडता आएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आएगा, लिस्ट बनाया इन्होंने। फिर 7 जजों ने कहा कि भाई अब हमारे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, आप तो मूल ढांचा बता दिए। तो 7 जजों ने कहा, सीकरी साहब चीफ जस्टिस थे राजस्थान के, तो सीकरी साहब भी इसी में थे। तो इन लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई पहला चीज ये बताइए कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में संसद को संशोधन करने का अधिकार है। यदि आप मूल ढांचा बता देंगे तो फिर जो है संसद संशोधन किसका करेगी? भाई आप बता दिए कि ये मूल ढांचा है, तो किस बात का संशोधन किया जाएगा? इसका मतलब तो संशोधन हो ही नहीं सकता है। दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा कि भाई ये बताइए, संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो संविधान निर्माताओं ने कहां पर लिखा है कि यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह बात कम महत्वपूर्ण है? ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं। तो हम लोग कौन होते बताने वाले कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, कम महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण बात को ही तो आप जो है मूल ढांचा कहना चाहते हैं। तो संविधान में तो ऐसा वर्गीकरण है ही नहीं है कि कौन सा बात जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम बात महत्वपूर्ण है, कौन सा सेकेंडरी है। अरे बताइए। तीसरा बात ये बताइए कि यदि ऐसा आप कर देंगे या ऐसा हम लोग मिलकर कर देते हैं तो संविधान हमारा स्टैटिक हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उसमें गतिशीलता समाप्त हो जाएगी, उसमें जीवंतता समाप्त हो जाएगी। भाई संविधान तो गतिशील होना चाहिए ना। भाई हम पढ़े, मान लीजिए हमारा मर्जी, हम मान लीजिए फिर किसी साल मान लीजिए हो सकता है पिछले साल हम पढ़ाए हों, इस साल पढ़ाते हैं तो कुछ अंतर तो आ ही जाएगा। मान लीजिए जो महत्व लिखवाए उसी महत्व में भी अंतर आ जाता है। पिछले बार भी ठीक था, ऐसा नहीं पिछले बार गड़बड़ था, उस समय जो लगा वो महत्व लिखवा दिया। मान लीजिए आज जो लगा आज महत्व लिखवा, सब सही है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो मान लीजिए इन लोगों ने कहा, 7 जजों ने, कि तीनों प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए तो तथ्य रूप में स्वीकार कर लें। तो तीनों प्रश्न का तो कोई जवाब है नहीं। अंत में सब लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों का प्रश्न एकदम रीजनेबल है, मूल ढांचे का कंसेप्ट तो हम लोग स्वीकार करेंगे लेकिन तथ्य रूप में नहीं देंगे, हम लोग विचार के रूप में देंगे और समय परिस्थिति के अनुसार ये बदल जाया करेगा। लिख दीजिए। केशवानंद भारतीवाद में 13 जजों की संवैधानिक पीठ, 13 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। 13 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। जिसमें 6 जजों का मानना था कि 6 जजों का मानना था कि मूल ढांचे को तथ्य रूप में बताया जा सकता है, मूल ढांचे को तथ्य रूप में बताया जा सकता है। जैसे प्रस्तावना, एकता अखंडता, जैसे प्रस्तावना, एकता अखंडता, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आदि प्रावधानों को इसमें रखा जा सकता है। आदि प्रावधानों को इसमें रखा जा सकता है। आदि प्रावधानों को इसमें रखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर अन्य जजों का मानना था कि
दूसरी ओर अन्य जजों का मानना था कि यदि तथ्य रूप में दिया गया तो संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाएगा। तथ्य रूप में दिया गया तो संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाएगा। तथ्य रूप में दिया गया तो संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाएगा। संविधान निर्माताओं ने भी इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। और यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा तो संविधान स्थिर हो जाएगा। तो संविधान स्थिर हो जाएगा। तो संविधान स्थिर हो जाएगा। इस तरह अंतिम निर्णय में इस तरह अंतिम निर्णय में बीएस को संकल्पना के रूप में दिया गया। बीएस को संकल्पना के रूप में दिया गया। ठीक है। अब बीएस का जो है महत्व क्या है? अब प्रश्न इसका आया होगा दो तीन तरीके से। एक तो अनुच्छेद 362 से जोड़कर पूछता है, अभी संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो उससे जोड़कर क्वेश्चन आया होगा। और एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि बीएस के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें। एक अनुच्छेद 362 से जोड़ता है। दो तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। तब चूंकि यहां तो जीआर से अंतर करवा दूंगा, नहीं फिर वहां भूल गया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब पहला महत्व देखिए। एक्चुअल में जो आप लोगों के यहाँ जैसे मान लीजिए आईजीपी है, तो आईजीपी में 1000 तरीके के प्रश्न होते हैं। अब उसी 1000 प्रश्नों में से जो है हर साल मान लीजिए 10-11 प्रश्न जो आता है आईजीपी का, वो इसी में से आता है। कभी कुछ आता रहता है। यदि आप हर तरीके का प्रश्न पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो उसी से मिलता जुलता आता है। इसे सब्जेक्ट में घबराने की जरूरत नहीं होती है। मैं तो आप लोगों से बोलता ही हूं, अब जहां से पेपर खोलिए, क्वेश्चन पढ़ दीजिए। अभी पेपर आएगा, अभी पेपर होगा मेंस का। थ्योरी आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आईजीपी भी तब तक बहुत सारा हो जाएगा। आएगा पेपर, अब कॉपी रख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तभी तो पहले दिन ही बोल देता हूं 6-6.5 महीना लगेगा। घबराइएगा मत, ना हमको घबराइएगा, नहीं तो पता चलेगा जाएगा। नहीं बचा लोग होता, जल्दी खत्म करिए। जल्दी नहीं, 6 महीना लगेगा, क्योंकि हम आराम से इसको पढ़ाते हैं। कभी पूछेगा कि मूल ढांचे की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। मान लीजिए आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, मूल ढांचे का अर्थ कामा विकास क्रम समझाइए। तो अर्थ लिख दीजिएगा 4 लाइन, और फिर उसका विकास क्रम लिख दीजिएगा। और फिर उसमें पूछेगा कि महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो महत्व लिख के समस्या लिख दीजिएगा। नहीं, विकास क्रम है ये। मैंने एक पैराग्राफ विकास क्रम लिखवाया है, लेकिन आप भी तो हेडिंग बनाए विकास। अर्थ तो अलग से लिखवा दिया एक पैराग्राफ। इसके पहले देखिए, पलटिए, वो अर्थ हो गया। अब इसके बाद विकास क्रम ये आपने लिखा है। अब लिखिए महत्व। अब महत्व समझिए भाई। में कहते हैं कि मूल ढांचा एक प्रकार से मापदंड हो गया, एक पैमाना हो गया कि हम विधायिका कोई कानून बनाएगा, कार्यपालिका कोई निर्णय लेगा, तो इसी पैमाने पर रखकर अब देखेंगे, समीक्षा करेंगे कि वो सही है कि गलत है।
इससे जो है दो फायदा हो गया। एक तो फायदा हो गया कि संविधान की जो पवित्रता है वो बनी रहेगी। भाई संविधान क्या है, मूल ढांचे में उसको मिलाया जाएगा कि भाई ये सही है कि गलत। और दूसरा चीज कि संविधान की सर्वोच्चता भी बनी रहेगी। जैसे एनजेएससी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जबकि देखा जाए तो दो ही लोग विपक्ष में मत डाले थे, सब लोग पक्ष में ही मत डाले थे, याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया एनजेएससी को। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचा है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, इसलिए आपका एनजेएससी ठीक नहीं है। आप न्यायाधीशों के कार्य में आप लोग दखल देने जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से न्यायाधीश नियुक्त करेंगे तो न्यायाधीश फिर जो है जो आप कहेंगे वही तो निर्णय देगा। अभी मान लीजिए अभी 25-26 तारीख को रमन्ना साहब रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह पर नया चीफ जस्टिस कोई बनेगा। तो कॉलेजियम से कहा गया कि भाई आप सिफारिश भेज दीजिए समय से, जिससे नियुक्ति में दिक्कत ना आए। तो जो सिफारिश कॉलेजियम करेगा 1+4 चीफ जस्टिस +4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, तो जो कॉलेजियम सिफारिश करेगा उसी को राष्ट्रपति मानेगा। अपने मन से लोग तो नाम रख नहीं सकते कुछ। पहला महत्व। मूल ढांचा ऐसा पैमाना है, ऐसा पैमाना आबलिक मापदंड है जिसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। जिससे संविधान की पवित्रता और सर्वोच्चता, संविधान की पवित्रता और सर्वोच्चता बनी रहती है। एक तो एक मापदंड हो गया जो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि नहीं आपका कार्य ठीक नहीं है। और अभी मैं बताया कि मूल ढांचा क्या है, औचित्यता, रीजनेबिलिटी, जस्ट, फेयर। मूल ढांचा क्या है तो औचित्यता है, और औचित्यता की कोई परिभाषा नहीं होती, वो समय परिस्थिति के अनुसार है। आज मान लीजिए आपको मैं कहता हूं टेस्ट दीजिए, लिख कर दिखाइए। आज के 10 साल बाद मिलेंगे तो आपसे हम क्या बोलेंगे? ये थोड़ी बोलेंगे कि टेस्ट पेपर लिख के लाए, ये तो पूछेंगे बाल बच्चे सब ठीक है, बाबू लोग क्या कर रहा है। तो मान लीजिए हम यही ना पूछेंगे। अब बोलेंगे सर उस समय हमको डर लग रहा था मिलने में, फिर आप टेस्ट पेपर का पूछेंगे। अरे जब टेस्ट पेपर पूछना था तब पूछ रहा था, अब आज 10 साल बाद अब क्या टेस्ट पेपर आपसे पूछे? तो मान लीजिए समय परिस्थिति बदल गया ना, तो यहां पर औचित्यता कि औचित्य के आधार पर मूल ढांचे की बात की गई है। तो जब औचित्य के आधार पर मूल ढांचे की बात की गई है तो बदलती परिस्थिति के अनुरूप संविधान की व्याख्या हो जाती है। जैसे इंटरनेट के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया, जैसे पर्यावरण के अधिकार को जो है मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ये क्यों हुआ? बदलती परिस्थिति के अनुरूप। आज के 50 साल पहले कोई कहता है इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार, या मान लीजिए आज के 20 साल पहले जो है, या 10 साल पहले ले लीजिए, 15 साल पहले कोई बच्चा जो है मान लीजिए कंप्यूटर बैठ के कुछ करता था, गार्जियन बोलते बंद करो उसको, पहले इसको बंद करो, कॉपी टैब किधर बैठो मेज कुर्सी पर, पूरे दिन कंप्यूटर बैठ के खेल रहा है, बंद करो। ये तो कहता था, हम भी कहते थे। बच्चा लोग बैठा रहता है, बंद कर दो पहले। वो तो हम काम करें, हम हमें न पढ़ाओ, काम न करो तो इधर आके मेज कुर्सी पर काम करो, चलो लिखो पढ़ो।
लेकिन ये बताइए, हम भी गलत नहीं थे, वो बच्चा भी गलत नहीं था, क्योंकि हमको भी इतना नहीं पता था कि कंप्यूटर में पढ़ाई भी हो सकती है। मान लीजिए देखा जाए तो आजकल टैब में ही सब किताब उताब भी है, सब कुछ है, चलो वही टैब लेके जाता है, उसी में पढ़कर और उसी में लिख पढ़कर बना उना के वही लेके चला आता है। हम लोग जमाने में मान लीजिए सब कॉपी किताब ढो कर ले जाना पड़ता था। तो हम कहते हैं कि ये औचित्यता ही तो है कि आज के 50 साल पहले इंटरनेट के बारे में किसी को पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा आएगा जब हम लोग मोबाइल में फिल्म देखेंगे। कुछ ऐसा आएगा कभी सोचा था किसी ने? ऐसा तो कल्पना भी नहीं किए थे कि कोई गांव में बैठा हुआ व्यक्ति का फोटो देखकर हम उससे बात करेंगे। कहां सोचे थे हम लोग? तो औचित्यता ही तो है। कभी हो सकता है कि टीवी जो है चश्मे में ही लग जाए आने वाले समय में, इसी में जो है बन रहा है, बस 2-3 साल में ज्यादा एक साथ यहां पर एक स्क्रीन लगेगा। ये हमने चश्मा लगा लिया और हमको जो है वो देखा जाए तो जो है उसको आवाज के लिए अंदर ही जो है सेंसर कुछ लग जाएगा। हम अपना गाड़ी चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम पलक को ऊपर करेंगे तो हम टीवी देखना शुरू कर देंगे, पलक को नीचे करेंगे तो रोड दिखाई दे रही है। और उस तरह से वो लेंस लगेगा जिससे वो जो है बड़े स्क्रीन की साइज का दिखाई देगा। वो भी खत्म, मोबाइल भी खत्म हो जाएगा और ऐसा वर्चुअल आ जाएगा कि मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि हम लोग ऐसे ही मान लीजिए लिखेंगे, डायल हो जाएगा नंबर। वो भी सिस्टम लोग तैयार कर रहे हैं। नंबर 2, मूल ढांचा औचित्यता पर आधारित है। मूल ढांचा औचित्यता पर आधारित है, औचित्यता पर आधारित है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट, भाई दोनों को व्याख्या करने का अधिकार है ना, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। जिससे बदलती परिस्थिति के अनुरूप व्याख्या हो जाता है। जिससे बदलती परिस्थिति के अनुरूप व्याख्या हो जाता है। जिससे बदलती परिस्थिति के अनुरूप व्याख्या हो जाता है। जैसे इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। तीसरा बात समझिए, भारत में संसदीय व्यवस्था है, कोई भी दल बहुमत में आकर जो है संविधान में संशोधन कर सकता है, पंथ निरपेक्षता हटा सकता है, समाजवाद हटा सकता है, कुछ जोड़ सकता है, घटा सकता है, जीएसटी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब मान लीजिए जीएसटी का जो बाकी श्रेणी है 18-28% रहेगा, बाकी खत्म होगा, पेपर में पढ़े होंगे आप। तो मान लीजिए हमें कहते हैं सरकार का बहुमत है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन बीएस ऐसा माध्यम है जो सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगा देता है, सरकार की तानाशाही को कम कर देता है। नहीं, यह संविधान के मूल ढांचे से मेल नहीं खाता है। बस अब मूल ढांचे से मेल नहीं खाता है और सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि भाई हमारे नजर में यह मूल ढांचा है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये देखा जाए तो अनुच्छेद 16 की भावना से मेल नहीं खाता है, क्योंकि अनुच्छेद 16 में कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ष, क्रम, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो भेदभाव किया जाएगा तो आपने लिख दिया, 15(3) लिख दिया, 15(4) लिख दिया, 15(5) लिख दिया, 15(6) लिख दिया, आर्थिक आधार भी तो लिखा गया। तो हमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए धार्मिक आधार नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पंथ निरपेक्षता हमारा मूल ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे के आधार पर की तानाशाही पर भी तो प्रतिबंध लगा सकता है कि सरकार ये न सोचे कि हम कुछ भी कर देंगे सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा। नंबर 3, भारत में संसदीय व्यवस्था है जहां कोई भी दल बहुमत में आकर
कानून आबलिक संशोधन के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है, लेकिन बीएस के माध्यम से सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लग जाता है, और सरकार तानाशाही नहीं कर सकती, और सरकार तानाशाही नहीं कर पाती। जैसे राजद्रोह के मामले में लोगों को बरी कर दिया गया, याद है? राजद्रोह के मामले में लोगों को बरी कर दिया गया। ऐसे ही एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि यदि आप ये लिखना शुरू कर देंगे तो 5% नंबर बढ़ जाएगा। कि सटीक लिख दिया आपने, भाई हम कहते सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दिया ना, छोड़िए इनको, किस कानून का उल्लंघन होगा? आपकी आलोचना ही तो कर दिए। आलोचना करना तो उनका राइट है, मूल अधिकार है, क्या दिक्कत आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि इन्होंने कहा क्या, इन्होंने आपकी आलोचना कर लिया, आलोचना कर लिया तो उनका राइट है, इस राइट को क्यों छीन रहे हैं? अब आलोचना करने का तरीका अलग अलग है, कोई कार्टून बना दिया, कोई कुछ लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया। आलोचना करने का तरीका बर्दाश्त करिए। चौथा बात समझिए, आप देखते हैं कि भारत में जो जनादेश है, जनादेश भावनात्मक रूप से दिखाई देता है। हम लोग वोट जो है दिमाग के आधार पर नहीं देते हैं, भावना के आधार पर देते हैं। भावनात्मक हम लोग ज्यादा है ना, तो भावनात्मक रूप से हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं। बाद में जब वोट डाल के आते हैं घर पे, तब लगता है कि गड़बड़ हो गया क्या। मान वोट डाल के आते हैं, जब घर पे आराम से सोचते हैं, तब लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। तो मान लीजिए अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो सरकार बन गई, लेकिन घबराने की बात नहीं। जो लोक संप्रभुता है, जो पॉपुलर सोवरेंटी जो रूसो ने सिद्धांत दिया था, वो लोक संप्रभुता स्थायी चीज है। जनादेश को लोक संप्रभुता का विकल्प नहीं माना जा सकता है। लोक संप्रभुता का मत ऐसे समझिए, थोड़ा सा लिखिएगा मत। रूसो ने अपने किताब में लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी किताब है, अनइक्वलिटी में लिखा कि ये जो विल है ये दो तरह का होता है। एक एक्चुअल विल होता है, यूपी में है सिलेबस में। आप लोग ऐसा है ना कि जो लोग यूपी देते हैं, जो लोग आईएएस देते हैं, तो 10% यूपी का सिलेबस अलग है, और उसमें 5% और मिला दीजिए तो बिहार का सिलेबस बन जाएगा। तो ये जो 15% सिलेबस है यूपी बिहार में जो ऑप्शनल है, उसका मैं अलग से वीडियो बना रखा हूं, अलग से हमारे पास नोट्स भी है। जब आपको लेना होगा आप ले लीजिएगा। 90% सिलेबस तो यही है, 10% सिलेबस अलग है। जब आपकी इच्छा होगी तब वीडियो ले लीजिएगा, जब इच्छा होगी तब आप नोट्स ले लीजिएगा। तो उसमें मैं बनाता रहता हूं सैटरडे को आकर थोड़ा थोड़ा। जैसे रूसो है, बेंथम है, सब यूपी में है, आईएएस में नहीं है, तो उसमें मैं पढ़ा दिया हूं। जिसको यूपी देना होगा ले लीजिए। अभी यूपी में लोग बेच दे रहे हैं, अपना ले गए नोट्स वोट्स, अपना पढ़ेंगे उससे। तो रूसो ने जो है देखा जाए तो दो तरह का विल कहा, एक्चुअल विल और रियल विल। तो उसने कहा कि ये जो एक्चुअल विल है, तात्कालिक जो इच्छा है, ये देखा जाए तो क्षणभंगुर है, ये भावनात्मक है, ये अस्थायी है, अस्थायी है। ये जो रियल विल है
जो आंतरिक इच्छा है, जो वास्तविक इच्छा है, यह स्थायी है, यह तार्किक है, यह आत्मा की आवाज है। और ये तो हमारा जो है बाहरी चीज है, ये तो माया मोह वाला है। तो उसने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, पॉपुलर जो सोवरेंटी है, जो लोक संप्रभुता है, लोक संप्रभुता का संबंध रियल विल से है। सबके रियल विल को मिला देंगे, मान लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, R1W, R2W, R3W सब ये मिला देंगे तो मिलकर जो घोल बनेगा वो है आपका जनरल विल। यही जनरल विल जो है पॉपुलर सोवरेंटी है, लोक संप्रभुता है। हर व्यक्ति अपनी आंतरिक भावना को, आत्मा की आवाज को नहीं जान पाता है। अधिकांश लोग जो है भावनात्मक रूप से माया मोह से ही ग्रसित है। जब तक बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक भावनात्मक रूप से ही हम लोग काम करते हैं। ये तार्किक है ना, ये आत्मा की आवाज है। इतना कहां टाइम है आत्मा की आवाज सुनने का। जो भावना में आ गया ठीक है, चलिए सही, इसलिए गलती हो जाता है। आप लोग से कोई गलती हो जाता है तो गलती हो जाता है तो नहीं पाश्चाताप होता है कि हमसे कैसे गलत हो गया। मत पाश्चाताप करिए, कोई फायदा नहीं है। भावनात्मक रूप से हम लोग भावनात्मक प्राणी भी हैं, तार्किक प्राणी भी हैं, दोनों का सम्मिश्रण है। कभी कभी क्या होता है कि नहीं उस समय स्ट्राइक करता है, नहीं तर्क स्ट्राइक करता है, गलती हो जाता है। अब गलती हो जाता है तो भूल जाइए, उसको कोई मतलब नहीं उसका। जीवन में यदि पुरानी बातों को सोचेंगे तो 50 बातों गलती निकल जाएगा, वही सोचते ही रह जाएंगे। पुरानी बात को नहीं सोचना चाहिए। मैं कल ऐसे कुछ बहुत जरूरी काम था तो हमको सुबह सुबह ही मेरठ जाना पड़ गया, तो मैं चला गया। मैं सोचा वहां से मैं 10 बजे निकला, मैं 1.5 से पौने 2 घंटे में आ जाता हूं, मैं 1.5 से पौने 2 घंटे में आ जाता हूं। तो मेरी आदत क्या है कि मैं सीधा जो है पकड़ता हूं मेरठ वाला जो लेन बना है डायरेक्ट दिल्ली से, चुपचाप उस पर गाड़ी को ऊपर चढ़ाता हूं। टोल वोल तो हमारा लगना है नहीं, कुछ 1 रुपया, उसी पर अपना चुपचाप गाड़ी को चढ़ाता हूं। अब मजे से अपना गाना सुनते हुए मैं दिल्ली हाजिर हो जाता हूं। आधा घंटा मुझे लगता है क्योंकि उस पर गाड़ी चलती है 120 130। कल मैं क्या किया, ऐसे कुछ सोच रहा था, मेरठ से गाड़ी घुमाया, हमको क्या जरूरत है उस पर जाने की, इधर से ही चलता हूं मोदी नगर होके। अब गाड़ी तो उधर घूम गई, गाड़ी घूम गई, मनोज की तबीयत खराब थी हमारे ड्राइवर की। अब देखिए गाड़ी मुझे ही चलाना था, उसकी तबीयत खराब थी, उनके रहने दो मैं चला जाऊंगा, कुछ मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा, बहुत दिन हो गया। तो मैं जो है अब गाड़ी घुमा लिया। अब गाड़ी घुमा लिया, 10-20 किलोमीटर चल लिया, तब मैं सोचना शुरू किया कि हमको तो क्लास भी पढ़ाना है। अब मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, इस पर तो जाम लगता है। फिर मैं मोबाइल निकाला, फिर उस पर सर्च किया, देखा लाल लाल दिखाई दे रहा था। हमको कभी कभी गूगल झूठ भी बोलता है। देखिए मतलब एक भावनात्मक, कभी कभी गूगल झूठ भी बोलता है, हो सकता है रेड रोड फर्जी दिखा रहा हो, चलो कोई बात। आगे और आ गया, दिखा पूरा जाम। तो मान लीजिए कल तो थोड़ा सा प्रायश्चित कर रहा था, लेकिन उसको मैं सोचा कि नहीं, ये भावनात्मक रूप से हो गया। मैं तर्क से सोचा होता तो सही सोचा होता। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जब जनादेश जो वोट डालने जाते हैं तो भावनात्मक रूप से एकदम जो है लगे रहते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी का एकदम नारा लगाते हुए एकदम लाइन में लग के वोट डालते हैं। कोई मान लीजिए हम लोग क्या वोट लोग दे रहे थे तो हंसराज हंस जो है ना पंजाब के, वही है हम लोग क्या सांसद, तो आते रहते हैं कॉलोनी में। सब लोग बोले कि बताइए उनको वोट दिया जाता, विजेंद्र जी को उनको वोट दिया जाता। आपने छोड़ी हटाई। देखिए जब बीजेपी को वोट देना है तो उनको वोट देना, हम कोई भी प्रतिनिधि खड़ा उससे क्या लेना देना, मोदी साहब को वोट देना है ना,
बस मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाना है ना, क्यों दिमाग लगा रहे हैं? बोले हाँ प्रधानमंत्री तो उन्हीं को बनाना है। तो उनको बनाना है तो कोई सांसद खड़ा हो, जिताएंगे, उनको 273 ज्यादा मिलेगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। आपसे क्या लेना देना? हंसराज हंस कोई काम कराते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या लेना देना? मान लीजिए लग के सब लोग वोट दे दिए। तो हम लोग ये भावना में बहकर जो वोट देते हैं, ये जनादेश है, ये जनादेश है। और रूसो कहता है कि ये जो रियल विल है लोक संप्रभुता है। अब मान लीजिए हम लोग से गलती हो गया किसी कारण से, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, लोअर कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है बीएस के माध्यम से इस लोक संप्रभुता के आधार पर निर्णय दे सकता है और हमने जो गलत कर दिया है उसको सही कर सकता है। नंबर 4, भारत जैसे देश में जनादेश भावनात्मक रूप से दिखाई देता है। भारत जैसे देश में जनादेश भावनात्मक रूप से दिखाई देता है, भावनात्मक रूप से दिखाई देता है। यह अस्थायी तथा परिवर्तनशील होता है, यह अस्थायी तथा परिवर्तनशील होता है। जबकि लोक संप्रभुता स्थायी है। और जनादेश को लोक संप्रभुता का विकल्प नहीं माना जा सकता। जनादेश को लोक संप्रभुता का विकल्प नहीं माना जा सकता। लोक संप्रभुता का विकल्प नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका बीएस के द्वारा लोक संप्रभुता को बनाए रखती है, बीएस के द्वारा लोक संप्रभुता को बनाए रखती है। जो वास्तविक इच्छा का प्रतिबिंब है, जो वास्तविक इच्छा का प्रतिबिंब है। ठीक है, 3-4 हो गया। देखिए एक दो चीज व्यवहारिक भी लिखना चाहिए। यदि मान लीजिए ये बीएस का सिद्धांत नहीं होता तो पीआईएल का जन्म होता? नहीं होता। लोकहितवाद का जन्म नहीं होता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जन्म नहीं होता, जुडिशियल एक्टिविज्म का जन्म होता? नहीं होता। इसका मतलब कि जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है उसी के कारण जो है लोकहितवाद को बढ़ावा मिला। भाई लोकहितवाद क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या समूह या समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उसकी तरफ से वो अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में नहीं जा पाता है, या मान लीजिए कोई उसकी तरफ से नहीं जा पाता है, तो न्यायपालिका स्वयं संज्ञान के आधार पर भी निर्णय दे सकती है। कोई एनजीओ या कोई अन्य संस्था भी उसकी तरफ से जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो उसको न्याय दिया जाता है। यही तो पीआईएल है। तो पीआईएल जो है एक तरह से बीएस के सिद्धांत का ही तो विस्तार हुआ कि भाई हमारा संविधान सबके लिए समान है, न्याय सबको मिलना चाहिए। कोई सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है तो कोई व्यवस्था बनाना है। अब व्यवस्था बनाना है तो उसी व्यवस्था में ही तो परिवार न्यायालय है, व्यवस्था में ही तो लोकहितवाद है, व्यवस्था में तो न्यायिक सक्रियतावाद है। एक पटो ले लीजिए।
बीएस के कारण ही न्यायपालिका ने लोकहितवाद, न्यायिक सक्रियतावाद आदि को बढ़ावा दिया। और सरकार ने भी निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम लागू किया। समस्या देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जो समस्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। क्योंकि मान लीजिए ये जो सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मान लीजिए न्यायपालिका जो है बीएस के आधार पर न्याय कर रही है, तो बीएस तो औचित्यता है, फेयरनेस है, और औचित्यता की कोई परिभाषा तो है नहीं। तो बीएस के आधार पर जब न्याय करती है तो ये समझिए कि बीएस के आधार पर ही तो न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर देती है, पीआईएल हो चाहे न्यायिक सक्रियतावाद हो, विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप कर देती है। ये बताइए, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, शक्तियों के पृथक्करण का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपना कार्य करें, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो ये बीएस के द्वारा जो है विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप करती रहती है, जिससे प्रशासन में समस्या उत्पन्न होता है, ना। ऐसे समझिए, न्यायपालिका का कार्य करने का अलग तरीका है, कार्यपालिका का कार्य करने का अलग तरीका है, विधायिका का जो है कानून बनाने का अलग तरीका है। 86वां संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा देकर 21 में जोड़ दिया गया। लेकिन कभी आपने सोचा कि 2002 में ये जोड़ा गया, 2001 का ही विधेयक था मान लीजिए, और आप देख रहे हैं कि लागू कब हो रहा है, 2010 में। 8 साल लग गया लागू होने में, क्योंकि जो कानून बना था वो लागू नहीं हो पाता। तो लागू करने का अलग चीज है ना, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका न्याय करती है। न्याय करना, बताना अलग बात है, व्यवहारिक धरातल पर लागू करना अलग बात होता है। न्यायपालिका जितना कहती है, देखिए कभी कभी न्यायपालिका को अपना निर्णय वापस भी लेना पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका को लगता है लागू नहीं हो पाएगा। प्रशासन ऐसे काम नहीं करता है। न्यायपालिका तो मान लीजिए आज निर्णय दिया, कल बदल दिया, 2 महीने के बाद बदल दिया। प्रशासन में नहीं चलता है। प्रशासन में एक बार प्रशासन सोचेगा कि ये काम करना है, बस उसके बाद सोच समझ के शुरू करेगा। उसके बाद जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक रुकेगा नहीं, काम खत्म करके फिर सोचेगा अब क्या गलती हुआ, अब क्या सही हुआ, बीच में कैसे रुक जाएगा। भाई नर्मदा बांध बन रहा था, न्यायपालिका ने कह दिया कि नहीं रोकिए, पर्यावरण संरक्षण दिक्कत आ रहा है, शरणार्थी समस्या को दिक्कत आ रहा है, आदिवासी लोगों की संस्कृति प्रभावित हो रही है, रोक दिया गया। नर्मदा बांध आज ही का थोड़े ना जो बना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं चालू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नुकसान हो गया कि नहीं, लागत बढ़ गई ना उसकी। इतने इंजीनियर, इतने मजदूर सब लगे हुए थे, सब लोग अपने घर चले गए, सबको बुलाना, फिर से काम शुरू करना हल्का फुल्का काम थोड़े ना है। तो ये कहीं ना कहीं सब लागत बढ़ जाता है। तो ये बीएस के नाम पर जो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती रहती है, उससे सरकार के अन्य कार्य प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 1, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से बीएस मेल नहीं खाता है।
शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से बीएस मेल नहीं खाता है, बीएस मेल नहीं खाता है, क्योंकि न्यायपालिका औचित्यता के नाम पर विधायिका अवली कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है, जो कभी कभी समस्या उत्पन्न करता है, दूसरा देखिए कि भाई मैं अभी बताया कि भाई हमेशा जब न्यायपालिका जो है टोका टिप्पणी ज्यादा शुरू कर देता है, उसी को तो अति सक्रियतावाद कहते हैं। आगे हम लोग सिलेबस जो है अति सक्रियतावाद हो, क्योंकि न्यायपालिका नहीं समझ पाता है कि औचित्यता की क्या सीमा है। आप सुबह से शाम तक बच्चा दिखाई दे घर में तब बोलिए, बैठ के पढ़ लो। जब बच्चा दिखाई दे मान लीजिए, बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। अरे ठीक है, अपने मन से मान लीजिए कंप्यूटर कर रहा है, कुछ कर रहा है, खेल दीजिए। एक बार कह दिए ना पढ़ ले, बच्चा है उसको 18 घंटा पढ़वाएंगे? 2-3 घंटा पढ़ा ना बहुत है। तो हम कहते हैं मान लीजिए उसको हमेशा टोका टिप्पणी करते रहेंगे तो उसका मन उब जाएगा ना। तो यहां पर देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि मूल ढांचे का सिद्धांत औचित्यता पर आधारित है, और अभी मैं बताया कि औचित्यता की कोई परिभाषा हो नहीं सकती, और न्यायपालिका कब औचित्यता की सीमा पार कर जाता है न्यायपालिका को खुद भी पता नहीं चलता, और इस तरह से न्यायिक निरंकुशता को बढ़ावा मिल सकता है। न्यायपालिका रिजिड हो जाए कि नहीं ये काम नहीं होगा, तब तो मान लीजिए मामला फंस गया ना। और दूसरी तरफ विधायिका न्यायपालिका में संघर्ष भी तो हो सकता है, कार्यपालिका न्यायपालिका में संघर्ष भी तो हो सकता है। तो एक समस्या तो ये हुआ कि न्यायिक निरंकुशता को बढ़ावा मिल सकता है, और दूसरी समस्या ये हुआ कि विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, और सरकार के अंग ही आपस में संघर्ष करेंगे, तो फिर आम जनता पर क्या उसका प्रभाव जाएगा। एक लिखिए समस्या अपने मन से, अगली समस्या समझिए और पढ़िए तो हाँ बढ़िया। कि निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है, न्यायपालिका औचित्यता से आगे चली जाती है, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसी का देखिए तीसरी समस्या, जैसे बीएस के आधार पर जो है निर्णय हमेशा बदलता रहता है, न्यायपालिका कभी कभी अपना ही निर्णय बदल देता है, देखते तो हैं। तो न्यायपालिका जब अपना ही निर्णय बदल देगा तो ऐसे दिशा में विकास कार्य प्रभावित हो जाता है, लागत भी बढ़ जाती है, आम जनता का विश्वास भी सरकार पर कमजोर होता है। नंबर 4, बीएस के आधार पर न्यायिक निर्णय बदलते रहते हैं, न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय को बदल देती है, न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय को बदल देती है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आम जनता का विश्वास सरकार पर कमजोर होता है, आम जनता का विश्वास सरकार पर कमजोर होता है,
आम जनता का विश्वास सरकार पर कमजोर होता है। ठीक है, 3-4 हो गया, 3 एक और बता दो। जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि बीएस के माध्यम से जो है न्यायपालिका मजबूत स्थिति में आ गया। तो मजबूत जब स्थिति में आ गया तो ऐसे सामने जो है जो संतुलन है वो संतुलन प्रभावित हो जाता है। और संतुलन प्रभावित होता है तो उससे जो है वो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी एक समस्या आ रहा है कि बैलेंस होना चाहिए, एक मध्यम मार्गी होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा तो एक करता है, चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन न्यायपालिका जो है स्वतंत्रता के नाम पर, न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर जो है वो देखा जाए तो कभी कभी जो है असंगत निर्णय भी देने लगती है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, बीएस के सिद्धांत द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। बीएस के सिद्धांत द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला, लेकिन दूसरी ओर न्यायपालिका ज्यादा मजबूत भी हो सकती है। न्यायपालिका ज्यादा मजबूत हो सकती है, जिससे लोकतंत्र का संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे लोकतंत्र का संतुलन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब मूल्यांकन लिखिए। उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि बीएस का सिद्धांत सकारात्मक है। उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि बीएस का सिद्धांत सकारात्मक है। बीएस का सिद्धांत सकारात्मक है। न्यायपालिका को राष्ट्रीय हित, परिस्थिति, राष्ट्रीय हित परिस्थिति को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी ओर सरकार के अंगों को भी जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह भले ही इस सिद्धांत में कुछ समस्या है, लेकिन लोकतांत्रिक जन संप्रभुता को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक जन संप्रभुता को बढ़ावा देता है। अंतर कि मूल ढांचा न्यायिक पुनरावलोकन से किस प्रकार अलग है,
ये भी क्वेश्चन आता है। दोनों में क्या अंतर है? मूल ढांचा और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। पहला बात देखिए, अभी बताया कि मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायिक निर्णय के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। केशवानंद भारती मुकदमे में जो है न्यायपालिका ने निर्णय दिया, उसी से यह सिद्धांत आया। नंबर 1, मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायिक निर्णय के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। न्यायिक निर्णय के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। अब जैसे देखिए जुडिशियल रिव्यू, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जुडिशियल रिव्यू कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से तो लिखा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 को ले लीजिए, 131 को ले लीजिए, तमाम जगहों पर 246 को ले लीजिए, तमाम जगहों पर दिखाई देता है। भाई 13 में कहा गया है ना, 13 में कहा गया है कि जैसे कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता हो या मूल अधिकारों को छीनता हो, ऐसा कानून जो है असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। तो 13 में जो लाइन लिखा गया न्यायिक पुनरावलोकन ही तो है। भाई न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब कि सरकार के जो अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका, तो देखा जाए तो विधायिका कार्यपालिका जितना भी कार्य करता है, मान लीजिए विधायिका कानून बनाता है, विधायिका संशोधन करता है, कार्यपालिका उसको जो है लागू करता है, नियम बनाता है, उपनियम बनाता है, विनियम बनाता है, ये जितना भी कार्य किया जाता है इसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परीक्षण करता है और उसको जो है सही और गलत ठहराता है। यही तो न्यायिक पुनरावलोकन है। तो यहां पर देख रहे हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन भले ही प्रत्यक्ष रूप से संविधान में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है। नंबर 1 उधर लिख दीजिए, यह अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनेक अनुच्छेदों, यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन में, यह अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनेक अनुच्छेदों, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनेक अनुच्छेदों डैश 13, 131, 246, 13, 131, 246, 246 आदि में दिखाई देता है। दूसरा बात समझिए, अभी मैं बताया कि बीएस क्या है, तो बीएस न्यायिक पुनरावलोकन करने का आधार है, अभिकरण है, यंत्र है। यह कोई बीएस प्रक्रिया नहीं है, बीएस एक मापदंड है जिसके आधार पर जीआर किया जाता है। नंबर 2, बीएस न्यायिक पुनरावलोकन करने का आधार है, बीएस न्यायिक पुनरावलोकन करने का आधार है, यह कोई प्रक्रिया नहीं है, यह कोई प्रक्रिया नहीं है। और अभी बता रहा था कि विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करते हैं, चाहे मान लीजिए कानून बनाया जाता है, चाहे संविधान में संशोधन किया जाता है, चाहे नियम बनाया जाता है, उपनियम बनाया जाता है, विनियम बनाया जाता है, इन सब चीजों का जो है वो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जांच करता है। इसका मतलब कि जो जेआर है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विधायिका कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जांच करता है, समीक्षा करता है, उसको सही गलत बताता है, उस प्रक्रिया को जेआर कहा जाता है। नंबर 2, यह प्रक्रियागत व्यवहार है जिसके तहत, यह प्रक्रियागत व्यवहार है जिसके तहत न्यायपालिका, जिसके तहत न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है,
केंद्र राज्य के मध्य समस्या का समाधान करती है, केंद्र राज्य के मध्य समस्या का समाधान करती है। इसी को समझिए। आप देखते हैं कि जो बीएस का सिद्धांत है, जो बीएस का सिद्धांत है वह संविधान को एक प्रकार से गतिशील बनाने का तरीका है, औचित्यता गतिशील बनाने का तरीका है। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह देखा जाए तो संघीय व्यवस्था का आधार है। संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा होता है, तो कोई न्याय करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो न्याय करने वाले व्यक्ति के रूप में जो है देखा जाए तो न्यायपालिका का अस्तित्व है। तो यहां पर देख रहे हैं कि मूल ढांचा जो है औचित्यता है, जिससे संविधान हमारा आधुनिक और गतिशील बनता है। नंबर 3, बीएस के आधार पर संविधान को आधुनिक एवं गतिशील बनाया जाता है। संविधान को आधुनिक एवं गतिशील बनाया जाता है। संविधान को आधुनिक एवं गतिशील बनाया जाता है, ब्रैकेट में औचित्यता के आधार पर, औचित्यता के आधार पर। और उधर लिख दीजिए, यह संघीय व्यवस्था का आधार है, यह संघीय व्यवस्था का आधार है, जिसका मूल उद्देश्य संविधान की मूल भावना, संविधान की मूल भावना, ब्रैकेट में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ब्रैकेट बंद, मूल भावना को बनाए रखना है। इसी का देखिए भाई, बीएस के सिद्धांत का जन्मदाता कौन? भारत, सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि यह मौलिक सिद्धांत है, ऐसा किसी संविधान में नहीं पाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका जन्म किया है। तो यह सिद्धांत किसी देश से हमने नहीं लिया है, न्यायपालिका ने स्वयं निर्मित किया है। यह मौलिक सिद्धांत के रूप में है। नंबर 4, यह सिद्धांत किसी देश से प्रभावित नहीं है, यह सिद्धांत किसी देश से प्रभावित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका ने स्वयं निर्मित किया है, बल्कि न्यायपालिका ने स्वयं निर्मित किया है। न्यायपालिका ने स्वयं निर्मित किया है। और उधर लिख दीजिए भाई, न्यायिक पुनरावलोकन तो अमेरिका से लिया गया है ना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं पीटी में, ऐसे समझिए। जो जेआर है वो जेआर कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और जेआर की जो प्रक्रिया पूरे विश्व में 2 तरह की प्रक्रिया होती है। एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जो है भारत में पाया जाता है, अनुच्छेद 21 में दिखाई देता है। और ये भारत में कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ अमेरिका में पाया जाता है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में पाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यह है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया।
तो आप देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है ओनली लेटर ऑफ लॉ है, ओनली लेटर ऑफ लॉ है, केवल कानून का शब्द। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो लेटर ऑफ लॉ है प्लस नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस है, ये तो है। तो हमारे यहां अनुच्छेद 21 में नहीं कहा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, मतलब कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है, ये बात अनुच्छेद 21 में लिखा है। तो ये शब्द जो है हमारे यहाँ अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, और ये हमारे यहाँ देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं पाया जाता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पाया जाता है सिद्धांत में। लेकिन भारत की न्यायपालिका धीरे धीरे इस ओर शिफ्ट कर रही है। तो आप देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो है ये जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन, वो तो अमेरिका से हमने लिया है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वो जापान से लिया गया है कि हम किस प्रक्रिया के तहत काम करेंगे। तो लेटर ऑफ लॉ के तहत काम करेंगे। लेटर ऑफ लॉ का मतलब संविधान और कानून में लिखे गए शब्दों के आधार पर जब व्याख्या किया जाता है तो उसको लेटर ऑफ लॉ कहा जाता है। और जब संविधान और कानून में लिखे गए शब्दों के साथ नेचुरल जस्टिस और औचित्यता को समाहित किया जाता है, उस बात को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। तो यहां पर देखते हैं कि हम लोग जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका से प्रभावित है। उधर लिख दीजिए, यह अवधारणा अमेरिका से प्रभावित है, यह अवधारणा अमेरिका से प्रभावित है। भले ही प्रक्रिया जापान से ली गई है, भले ही प्रक्रिया जापान से ली गई है, भाई प्रक्रिया का नाम क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भले ही प्रक्रिया जापान से ली गई है, इसी का देखिए भाई, ऐसे समझिए, कितना हुआ? 3-4 हो गया, ठीक है। एक और बताता, आप देखते हैं कि जो बीएस है वो बीएस संपूर्ण संविधान का सारतत्व है। भाई जैसे हमने कहा कि संविधान में बहुत सारी बातें हैं, उसमें से जो प्रमुख बात है उन्हीं प्रमुख बातों के समुच्चय को बीएस कहा जाता है। भाई सामान्य रूप से बीएस का मतलब किसी को समझाना हो कि मूल ढांचा क्या है, तो संविधान में बहुत सारी बात है, उसमें से जो प्रमुख बात है उन्हीं के समुच्चय को हम बीएस कहते हैं सामान्य रूप से। लेकिन बीएस तथ्य रूप में न होकर विचार के रूप में है। लिख दीजिए, यह संपूर्ण संविधान का सारतत्व है। बीएस में लिखिए, यह संपूर्ण संविधान का सारतत्व है, संपूर्ण संविधान का सारतत्व है। अर्थात संविधान के प्रमुख प्रावधानों को, संविधान के प्रमुख प्रावधानों को अभिव्यक्त करता है। संविधान के प्रमुख प्रावधानों को अभिव्यक्त करता है। और उधर लिख दीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन में यह संघीय व्यवस्था के कारण अस्तित्व रखता है। यह संघीय व्यवस्था के कारण अस्तित्व रखता है। जो केंद्र राज्य के मध्य समस्या का समाधान करता है, जो मुख्यतः केंद्र राज्य के मध्य समस्या का समाधान करता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।